आज बच्चों हम समझने जा रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक की खास बात ये होती है कि ये टेक्निक की वजह से हम किसी भी क्रिमिनल को बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे क्राइम हो गया और क्राइम होने के बाद पुलिस ने 3-4 लोगों को पकड़ लिया। अब उन 3-4 में से एग्जैक्टली क्राइम किसने किया है ये पता करना है, तो इसको पता करने वाली इस टेक्निक का नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। अच्छा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सबसे बढ़िया फायदा यह है क्रिमिनल्स को पहचानना। ये टेक्निक वहां भी काम में ली जाती है कि मान लीजिए किसी बच्चे के ऊपर पेरेंट्स क्लेम कर दे कि पेरेंट्स ए कहे हमारा बच्चा है, पेरेंट्स बी कहे हमारा बच्चा है, तो ये एग्जैक्टली किसका बच्चा है इस चीज को भी कंफर्म करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम में ली जाती है। यानी एग्जैक्ट पेरेंट कौन से, बायोलॉजिकल पेरेंट कौन है, उनका पता करने के लिए भी यह टेक्निक सबसे बेस्ट मानी जाती है। अच्छा, इस टेक्निक को और भी कई नाम से जाना जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसी को ही डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टेस्ट भी कहते हैं। इसे आप डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए टेस्ट के नाम से भी जान सकते हैं। ऐसे इसके कई नाम हैं। हाँ, मेन नाम तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। फिंगरप्रिंट वर्ड इसलिए यूज किया गया है, पुराने जमाने में क्रिमिनल्स को पहचानने के लिए ये थंब के इंप्रेशन या फिंगर के इंप्रेशन काम में लेते थे। देखा भी होगा आप लोगों ने, सीआईडी वगैरह में देखते भी है कि कहीं पे क्राइम हुआ, पुलिस आती है, वहां से गन को लेती है, उस गन के ऊपर फिर वो फिंगरप्रिंट चेक करती है कि ये फिंगरप्रिंट किसके साथ मैच हो रहे हैं। तो फिंगरप्रिंट लेती है, फिर मैच करती है। लेकिन उस फिंगरप्रिंट में दिक्कत ये आती है, अच्छा ये फिंगरप्रिंट भी अपने आप में यूनिक होते, ये भी किसी से मैच नहीं होते। लेकिन फिंगरप्रिंट में दिक्कत कई बार ये होती है कि अगर क्रिमिनल्स ने ग्लव्स पहन रखे हैं तो फिंगरप्रिंट आता ही नहीं है, और फिंगरप्रिंट नहीं आता तो कई बार वहाँ क्रिमिनल बच जाते हैं। कई बार क्रिमिनल अपने हाथों की सर्जरी करा लेते हैं। तो कई ऐसे केसेस हो जाते हैं जहाँ पर इन थंब इंप्रेशन, फिंगर इंप्रेशन में क्रिमिनल बच भी सकता है। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो ऐसी टेक्निक है जिसमें क्रिमिनल कभी नहीं बच सकता, क्योंकि इसमें व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले अपना डीएनए नहीं बदल सकता। चाहे वो कितनी भी सर्जरी करा ले, कुछ भी करा ले, अपना डीएनए बदल ही नहीं सकता। और जब उसका डीएनए नहीं बदल सकता तो इसमें क्रिमिनल्स के बचने के चांस ही नहीं है। तो इसीलिए इस टेक्निक को सबसे अच्छी टेक्निक माना जाता है। बात आती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता क्या है। इसमें क्रिमिनल्स को पहचाना जाता है डीएनए के आधार पर। अगर हम अपने सबके डीएनए की बात करें तो हम सबका डीएनए 99.9% सेम है। बहुत कुछ सेम है, लेकिन 0.1% डिफरेंट है। अच्छा, ये 0.1% डिफरेंट भी ऐसा है कि ये किसी और के साथ मैच होता ही नहीं। मतलब मेरा डीएनए अगर किसी और से मैच करे, पूरे वर्ल्ड में चेक करो, किसी और से चेक करो, किसी के साथ मैच होता ही नहीं है। और जब किसी के साथ मैच नहीं हो सकता, मतलब मेरा डीएनए अपने आप में यूनिक है, अपने आप में विशिष्ट है, जो किसी और से मैच नहीं हो सकता। तो मेरे डीएनए के आधार पर मेरी पहचान हो सकती है। जैसे होता है ना, आधार कार्ड के आधार पे पहचान होती है, मेरा आधार मेरी पहचान, उसी तरह से मेरा डीएनए मेरी पहचान। तो यहां डीएनए के आधार पर हम व्यक्ति की पहचान करते हैं। तो याद रखना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया क्या जाता है, व्यक्ति की पहचान उसके डीएनए के आधार पर की जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति का डीएनए अपने आप में कुछ न कुछ विशिष्ट गुण रखता है। अच्छा, इस तकनीक से किसी भी व्यक्ति की पहचान करते हैं, और किस आधार पर, विशिष्ट डीएनए के आधार पर। वो विशिष्ट डीएनए कहां होता है, सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे, टॉपिक में क्लियर करेंगे। इस टेक्निक को डेवलप करने वाले साइंटिस्ट थे सर एलेक्स जेफरी। ये एलेक्स जेफरी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया था। तो इस तकनीक का आविष्कार सर एलेक्स जेफरी ने 1984 में किया था। 1984 में यह तकनीक विकसित की थी। किसने? एलेक्स जेफरी साइंटिस्ट ने तकनीक विकसित की थी। इंडिया के अंदर, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत डॉक्टर वीके कश्यप तथा डॉक्टर लालजी सिंह ने की। इंडिया के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत करने वाले वैज्ञानिक थे डॉक्टर वीके कश्यप और डॉक्टर लालजी सिंह। इन दोनों ने मिलकर इंडिया के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को स्टार्ट किया था। अच्छा, इनमें से एलेक्स जेफरी साइंटिस्ट का नाम वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे मैंने कहा भी है चैप्टर के अंदर साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए। तो एलेक्स जेफरी का नाम आप अच्छे से ध्यान रखें। इन साइंटिस्ट ने ही इस फिंगरप्रिंटिंग को डेवलप किया था। क्लियर? अच्छा, इस टेक्निक में होता क्या है, इसका सिद्धांत हम समझे, प्रिंसिपल। हम सभी जानते हैं कि सभी मनुष्यों का डीएनए, बहुत ध्यान से इस चैप्टर को सुनना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी मनुष्यों का डीएनए लगभग 99.9% समान होता है। कितना?
99.9% समान होता है, केवल बहुत कम मात्रा में, कितना परसेंट, 0.1% मात्रा में एक दूसरे से भिन्न होता है। मतलब आपका डीएनए और मेरा डीएनए चेक करें, 99.9% सेम है, केवल 0.1% का डिफरेंस है, 0.1% का डिफरेंस आता है। अच्छा, कहने में 0.1 बहुत कम होता है, अरे 0.1 तो फिजिक्स में कई बार आप नेग्लिजिबल कर देते, मतलब 0.1 बहुत कम है, लेकिन यहां 0.1 नगण्य नहीं है। यहां 0.1 अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है। कैसे? अगर हम अपने जीनोम की बात करें तो हमारे जीनोम में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते। अब इनमें से डिफरेंस आता है 0.1, और 0.1 डिफरेंस निकाले जाए तो इसका 0.1 आता है 3.3 इंटू 10⁶, 3.3 इंटू 10⁶, इतना डिफरेंस होता है। कहने की बात यह है कि अगर मेरा डीएनए और आपका डीएनए चेक करें तो 10⁶ बेस पेयर का डिफरेंस आ सकता है, और ये इतना बेस पेयर है कि इतने में तो ई कोलाई का पूरा डीएनए आ जाता है। अरे ई कोलाई में ही 10⁶ बेस पेयर ही तो होते हैं बच्चों। तो जितना बड़ा ई कोलाई का डीएनए है उतना तो हम सबके अंदर डिफरेंसेस आते हैं। तो हम सबके डीएनए में 3.3 इंटू 10⁶ बेस पेयर का डिफरेंस है। कहने में 0.1 कम था, लेकिन बेस पेयर के हिसाब से अपने आप में बड़ी वैल्यू होती है। अब बात आती है, मैं आपके सामने दो व्यक्ति का डीएनए रख दूं, दो व्यक्ति के डीएनए आपके सामने रख दें, अगर उसमें आप चेक करोगे तो 99.9% तो सेम दिखेगा, अरे सब कुछ सेम सेम चलेगा, 0.1 डिफरेंट दिखेगा। क्वेश्चन आता है वो 0.1 कहां डिफरेंट होगा? मतलब दो व्यक्ति के डीएनए को मैच करें तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंस होगा। वो कौन सी जगह है डीएनए में, वो कौन सी जगह है जहां ये डिफरेंस होती है, वो हमें पता करनी है। अगर हम चेक करें तो वो डिफरेंस हमें मेनली मिलता है रिपीटेटिव डीएनए में। यह भिन्नता मुख्यतः कहां मिलती है बच्चों? पुनरावृत्त डीएनए में। पुनरावृत्त डीएनए मतलब ऐसी सीक्वेंस जो बार बार रिपीट होती है। जैसे समझाने के लिए मैंने लिखा ATGC, क्या लिखा बच्चों? ATGC। फिर लिखा ATGC। अब बताओ कितनी बार आ गया? 2 बार, मतलब ये रिपीट हो गया। अरे ATGC 2 बार रिपीट हो गया, एक बार और लिख देता हूं तो 3 बार रिपीट हो गया। तो ये से रिपीट होना, इसी को रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर मैं बार बार ये रिपीटेटिव डीएनए बोलूंगा। तो रिपीटेटिव वर्ड आती, क्या सोचोगे? एक क्रम का, एक सीक्वेंस का बार बार रिपीट होना, यह रिपीटेटिव कहलाता है। बात आती है रिपीटेटिव डीएनए में इतना डिफरेंस क्यों आता है? रिपीटेटिव डीएनए में डिफरेंस मुख्यतः उत्परिवर्तन के कारण आता है, म्यूटेशन के कारण आता है। म्यूटेशन की वजह से रिपीटेटिव डीएनए वेरी करता है। कैसे ये वेरी करता है, इन सब चीजों को भी अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपको समझाने के लिए जो बातें यहां से क्लियर की गई, ये सब आप ध्यान रखना। 99.9 सेम है, 0.1 का डिफरेंस है, और वो भी डिफरेंस कहां देखा गया? रिपीटेटिव डीएनए में सबसे ज्यादा मिलता है। समझने के लिए बच्चों हमने ये डीएनए को बनाया, यहां डीएनए बना दिया। डीएनए के अंदर 2 तरह के भाग होते हैं। एक भाग वो होता है जो आरएनए बनाता है, प्रोटीन बनाता है, मतलब एक्सप्रेस होता है। ऐसे भाग को कहा जाता है कोडिंग पार्ट। कोडिंग पार्ट उसको कहते हैं, अच्छा कोडिंग पार्ट उसको कहेंगे जो आरएनए बनाएगा, जो प्रोटीन बनाएगा, वो कहलाता है कोडिंग पार्ट। और जो पार्ट आरएनए का निर्माण नहीं करता, प्रोटीन का निर्माण नहीं करता, उसको नॉन कोडिंग पार्ट कहते हैं। 2 तरह के पार्ट है, कौन कौन से? कोडिंग, नॉन कोडिंग। कोडिंग किसको कहेंगे? जो आरएनए प्रोटीन बनाता है, मतलब जिसके पास प्रोटीन बनाने की सूचना है, वो कोडिंग पार्ट है। अच्छा, कोडिंग पार्ट की बात करें तो ये 2% से भी कम होता है, ये 2% से भी कम है। मतलब अपने अंदर प्रोटीन की सूचना रखने वाला डीएनए बहुत कम है, 2% से कम है। हमारे अंदर ज्यादातर पार्ट नॉन कोडिंग है, 98% से अधिक, 98% से अधिक निकाला जाए तो नॉन कोडिंग है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये नॉन कोडिंग पार्ट, इस नॉन कोडिंग पार्ट के पास आरएनए बनाने की सूचना नहीं है, प्रोटीन बनाने की सूचना नहीं है, तो फिर इस पार्ट को ज्यादा क्यों रखा? अरे जब ये काम का नहीं है तो इसको ज्यादा क्यों रखते? इसको ज्यादा रखने का बड़ा फायदा होता है ताकि इससे म्यूटेशन का इफेक्ट ना हो। जरा सोचो, यहां पे अगर कोडिंग भाग में अगर म्यूटेशन हो जाए, कोडिंग भाग में अगर म्यूटेशन हुआ तो ये म्यूटेशन आरएनए में ट्रांसफर होगा और आरएनए से प्रोटीन में गड़बड़ होगी, और बॉडी में अगर प्रोटीन गड़बड़ हो गए तो कई सारी दिक्कतें चालू हो जाएगी। तो जैसे इसमें म्यूटेशन हुआ, प्रोटीन में मिस्टेक आएगी, और प्रोटीन में मिस्टेक आई तो बॉडी में बहुत सारी दिक्कत होगी। अब सोचो, नॉन कोडिंग पार्ट में अगर म्यूटेशन हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आरएनए नहीं बनाता,
प्रोटीन नहीं बनाता, और जब प्रोटीन नहीं बनेंगे तो बॉडी में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी नॉन कोडिंग पार्ट में कितना भी म्यूटेशन करा दो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे किसी भी प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। याद रखना बेटे, नॉन कोडिंग पार्ट से प्रोटीन का निर्माण नहीं होता, इसलिए इसको ज्यादा रखा गया कि म्यूटेशन हो भी जाए तो शरीर में कोई बदलाव ना आए। बात समझ में? अच्छा, कोडिंग पार्ट कितना रखते हैं? 2% से कम। ये जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है, ये भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। नॉन कोडिंग पार्ट में मान लीजिए यहां पर कोई सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस को ध्यान से देखना, ATGC, फिर देखो ATGC, फिर देखो ATGC। क्या ये सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रही है? यस, बार बार रिपीट हो रही है, तो इसी को हम कह देंगे रिपीटेटिव डीएनए। हिंदी में कहें तो पुनरावृत डीएनए, क्योंकि ये बार बार रिपीट कर रहा है, पुनरावृत हो रहा है। अच्छा, ये तो हो गया रिपीटेटिव डीएनए। अब मान लीजिए यहां पर एक क्रम मैंने लिखा, अब यहां पे कोई पर्टिकुलर रिपीटेशन नहीं आ रहा है, और पर्टिकुलर रिपीटेशन नहीं आ रहा है, तो ऐसे डीएनए को हम कह सकते हैं नॉन रिपीटेटिव डीएनए। ये नॉन रिपीटेटिव डीएनए, तो ये था रिपीटेटिव डीएनए और ये हो गया नॉन रिपीटेटिव डीएनए। अच्छा, ये दोनों ही नॉन कोडिंग है, तो नॉन कोडिंग दो तरह से हो सकता है, या तो रिपीटेटिव फॉर्म में मिलता है या नॉन रिपीटेटिव फॉर्म में मिलता है। बात समझ में? अब एक खास बात, अगर हम पूरे डीएनए को कंपेयर करें तो कहां कहां यह भिन्नता हो सकती है? कहा था ना 0.1% डिफरेंट होता है। हम सबके कोडिंग पार्ट में भी हल्का सा डिफरेंस है, मतलब मेरा कोडिंग पार्ट, आपका कोडिंग पार्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस करता है। इसी तरह से हम सबका नॉन रिपीटेटिव पार्ट, ये भी थोड़ा बहुत वेरी करता है। अच्छा, हम सबका रिपीटेटिव पार्ट बहुत ज्यादा वेरी करता है, मतलब मेरा रिपीटेटिव डीएनए, आपका रिपीटेटिव डीएनए में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहां भी डिफरेंस है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, लेकिन इस जगह में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यानी दो व्यक्तियों के रिपीटेटिव डीएनए की तुलना की जाए तो इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है, और इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है। इसी कारण डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रिपीटेटिव डीएनए का उपयोग करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कभी भी पूरा डीएनए चेक नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा डीएनए चेक करोगे तो 99.9% सेम मिलेगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। हम ज्यादा इंटरेस्ट किस में है? रिपीटेटिव डीएनए में, क्योंकि यह बहुत ज्यादा वेरी करता है, और यह बहुत ज्यादा वेरी करता है, इसीलिए इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया जाता है। यह जो रिपीटेटिव डीएनए होता है, इसी को ही एक नाम और दिया गया, सैटेलाइट डीएनए, हिंदी में कहें अनुषंगी डीएनए। और इसी सैटेलाइट रिपीटेटिव डीएनए की खास बात यह होती है, यह अनुक्रम उच्च कोटि की बहुरूपता, बहुरूपता का मतलब होता है भिन्नता है, विभिन्नता, उच्च कोटि की बहुरूपता, और अच्छे से लिखो तो उच्च कोटि की वेरिएशन, विभिन्नता दर्शाते हैं, जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार बनता है। तो ध्यान रखना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रिपीटेटिव डीएनए का उपयोग करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रिपीटेटिव डीएनए का उपयोग क्यों करते हैं? हां, इसलिए करते हैं क्योंकि यह उच्च कोटि की बहुरूपता दर्शाता है, मतलब हम सब में यह बहुत ज्यादा वेरी करता है, और वेरी करता है तो इसी का यूज करेंगे। एक बार फिर सुनो, हम सबके कोडिंग पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, नॉन रिपीटेटिव पार्ट में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन यहां डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से इसी को ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किसका उपयोग हुआ? रिपीटेटिव डीएनए का। क्यों किया? क्योंकि यह उच्च कोटि की बहुरूपता दर्शाता है, मतलब मेरा रिपीटेटिव डीएनए, आपका रिपीटेटिव डीएनए में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हमारी मनुष्य की जनसंख्या के अंदर, मनुष्य की पॉपुलेशन के अंदर यह बहुत वेरी करता है। खास बात तो यह है कि यह जो रिपीटेटिव डीएनए होता है, एक ही व्यक्ति के, पॉइंट को सुनना, एक ही व्यक्ति के होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्रों में भी विभिन्नता दर्शाता है, उसमें भी यह बहुरूपता दर्शाता है। मतलब मेरे ही जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, समान प्रकार के क्रोमोसोम है 1-1 टाइप के, उनमें भी डिफरेंस आ जाता है। और ये डिफरेंस क्यों आ जाता है वो बात भी मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। अच्छा, जो बात अभी यहां समझाइए, पहले ये क्लियर होना चाहिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या यूज करने वाले? रिपीटेटिव डीएनए। क्यों? उच्च कोटि की बहुरूपता दर्शाते। हम सब में तो वेरी करता ही है, एक ही व्यक्ति के समजात गुणसूत्र में भी वेरी कर रहा है। क्यों कर रहा है उस बात को हम क्लियर करें। मान लीजिए बच्चों, पिताजी के अंदर 2x = 46 क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम बना दिए, 1 से लेके 23, 1 से लेके 23, टोटल गिनो तो 46 क्रोमोसोम, ये फादर की सेल में। तो
तो फादर की सेल में ऐसे 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर? अच्छा, दो सेट है, एक सेट ये, एक सेट ये। अगर हम मदर की सेल की बात करें तो मदर में भी 46 होंगे। यहां मदर की सेल में 1 से 23, 1 से 23 ये है, तो ये फादर की सेल में है, ये मदर की सेल में है। अच्छा, जब इनका बच्चा होगा तो बच्चे के अंदर जो इनकी संतान होगी, संतान में भी क्रोमोसोम तो 46 आने, मतलब माता पिता में 46 है तो बच्चों में भी तो 46 ही जाएंगे। अब बच्चे में 46 गुणसूत्र चाहिए। क्वेश्चन को ढंग से सुनना, ये 46 के 46 पिताजी से आएंगे, नहीं माताजी से आएंगे, तो फिर हाँ आधे आधे दोनों से आएंगे, मतलब 50% क्रोमोसोम फादर से आएंगे और 50% क्रोमोसोम मदर से आएंगे। सिखाने के लिए ये बच्चों हमने सेल को ड्रॉ किया। अब यहां पर से इन 46 में से कोई भी 23 क्रोमोसोम यहां आ गए, ये ब्लैक कलर वाले किसके आ गए? फादर के। अब बाकी जो 23 चाहिए वो मदर से आएंगे, और इन 46 में से कोई भी 23 क्रोमोसोम, मतलब इन 1 1 में से एक वाला, 2 2 में से कोई एक 2 वाला, ये यहां पर पहुंच चुके हैं। अब यहां देखो, ये वाला 1 फादर से आया और ये वाला 1 मदर से आया, तो ये जो 1 1 है इन्हीं को तो हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। अरे 1 1 को ही समजात गुणसूत्र कहते हैं। अब बताओ, इन समजात गुणसूत्रों में एक 1 पिता से आया है और एक 1 माता से आया है, तो इन 1 1 के अंदर भी विभिन्नता हो सकती है। अरे थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ ही सकता है, और वो डिफरेंस भी कहां आता है? हाँ, रिपीटेटिव डीएनए में डिफरेंस आता है। तो इन 1 1 के अंदर जो रिपीटेटिव डीएनए है इनमें भी डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि इनका सोर्स अलग है, स्रोत अलग है, क्योंकि एक 1 पिता से आता है और एक 1 माता से आता है। तो मेरा क्वेश्चन एक बार फिर सुनना, क्या समजात गुणसूत्रों में भी क्या हल्का सा डिफरेंस हो सकता है? यस, हो सकता है। और क्यों हो सकता है? क्योंकि एक 1 पिता से आया हुआ है और दूसरा 1 माता से आया हुआ है, तो इनके अंदर भी कहीं ना कहीं डिफरेंस तो देखा जा सकता है। जो बात यहां समझाएगी, क्लियर हुई बच्चों इतनी? तो ये बातें आप लोगों को सबको ध्यान रखनी है कि हमने यहां क्या क्या सीखा है। अच्छा, एक बार बच्चों बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला पे किया गया था, जिसमें उन्होंने रिपीटेटिव डीएनए को अलग करने के लिए काम किया। उन्होंने क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने, कि डीएनए को बाहर निकाला, इसको वही प्रतिबंधन एंजाइम, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको शॉर्ट में हम आरई के नाम से लिखते हैं, आरई से इसको काटा। जैसे आरई से इसको काटा, टुकड़े टुकड़े हो गए डीएनए के। फिर इन डीएनए के टुकड़ों को उठा के सेंट्रीफ्यूगेशन में रखा, और सेंट्रीफ्यूगेशन भी वही वाला सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, जो हमने बहुत पहले रेप्लिकेशन में यूज किया था ऐसा। अच्छा, इसके अंदर इसको डाला, और यहां डालने के बाद यहां पे इसको हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज किया, तो उन्हें यहां डीएनए की ऐसी अलग अलग लेयर देखने को मिली। अच्छा, एक लेयर यहां दिखी, एक यहां दिखी, एक यहां दिखी, ऐसे लेयर देखने को मिली। ये सारा काम ड्रोसोफिला पे देखा गया। फिर उन्होंने क्या किया, यहां इसके ऊपर यूवी लाइट डाली। अच्छा, डीएनए की खास बात ये होती है कि वी यूवी लाइट को अवशोषित करता है। जैसे यूवी लाइट डाली, उसी संदर्भ में यहां पे बच्चों इन्होंने इस तरह का एक ग्राफ बनाया। अब इस ग्राफ को आप समझने की कोशिश करना। यहां पर जब यूवी लाइट को डाला गया, यहां भी डाला गया, यहां डाला गया, यहां डाला गया। अब समझिए, यहां पर डीएनए, बहुत ध्यान सुना, ये जो बात मैं आपको सिखा रहा हूं ये सारी बातें अपनी एनसीईआरटी में भी लिखी है, तो ढंग से सुनना। यहां डीएनए आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, कंपेरेटिवली डीएनए ज्यादा दिख रहा है, और डीएनए अगर ज्यादा दिख रहा है तो यूवी लाइट का अवशोषण ज्यादा होगा। अरे डीएनए ज्यादा है तो लाइट का अवशोषण ज्यादा होगा, और जब यहां लाइट का अवशोषण ज्यादा होगा, तो जब यहां ग्राफ बनाया गया तो एक बड़ा सा पीक, मेजर पीक बना, वृहद शिखर जिसको आप कह सकते हैं। तो यहां एक वृहद शिखर का निर्माण हुआ। एक बार फिर सुनो, यहां डीएनए की मात्रा क्या है? ज्यादा है, और डीएनए की मात्रा ज्यादा है तो यूवी लाइट का अवशोषण, वेरी गुड, ज्यादा हुआ, और यूवी लाइट का अवशोषण ज्यादा हुआ तो एक वृहद पिक का निर्माण यहां हुआ, मतलब बड़े पिक का निर्माण हुआ। अब बच्चों क्या किया गया, यहां वाले एरिया को जब आप देखोगे इस वाले में, तो यहां डीएनए कम है, और डीएनए कम है तो लाइट का अवशोषण कम हुआ तो छोटा पीक बना। यहां डीएनए और कम है तो लाइट का अवशोषण और कम हुआ तो और छोटा पीक बना। तो आपने यहां क्या देखा, एक पीक तो हो गया बड़ा, अच्छा, और यहां डीएनए कम था तो छोटा। इन छोटे पीक को नाम दिया गया माइनर पीक। तो याद रखो, एक तो होता है मेजर पीक और बाकी छोटे छोटे को नाम दिया जाता है माइनर पीक। तो दो तरह के पीक मिले, मेजर और माइनर। बात समझ में? यहां बड़ा क्यों बना फिर बताओ? डीएनए ज्यादा है, लाइट का अवशोषण ज्यादा हुआ, डीएनए कम, लाइट का अवशोषण कम, छोटे पीक बने।
अब वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया, यहां वाले से, ये वाले से, ध्यान से देखो सभी, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला इधर वाला, यहां पर जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इस वाले से ही ये माइनर पीक बना है। तो इस वाले डीएनए को यहां से बाहर निकाला और चेक किया, मतलब यहां से इस डीएनए को बाहर निकाला और चेक किया, और चेक करने पे पता चला कि जिनसे ये माइनर पीक बना है, जिनसे ये माइनर पीक बना है, इनके अंदर बेसिकली पुनरावृत डीएनए था, रिपीटेटिव डीएनए था। मतलब इनके अंदर कौन सा डीएनए आ गया, रिपीटेटिव डीएनए यहां आ गया। आप ध्यान से देखो तो इनके अंदर बच्चों यहां पर इनकी वजह से माइनर पीक बना, और इनके डीएनए को जब चेक किया गया तो इनके अंदर मिला पुनरावृत डीएनए। अब सारे डीएनए में से पुनरावृत यहां आ गया, तो बाकी बचा जो डीएनए था वो यहां होगा। यानी मेजर पीक में जब चेक किया जाए तो इसके अंदर कौन सा भाग आ गया, कोडिंग भाग आ गया, बचा वो भाग आ गया। कौन सा भाग आ गया, नॉन रिपीटेटिव आ गया। लेकिन खास बात, बहुत ही कम मात्रा में, सम अमाउंट में रिपीटेटिव डीएनए भी यहां आया। ज्यादातर रिपीटेटिव डीएनए यहां था, लेकिन कुछ रिपीटेटिव डीएनए उन्हें यहां भी देखने को मिला। यह सब एनसीईआरटी में लिखा है, ध्यान सुनना। माइनर पीक के अंदर ज्यादातर रिपीटेटिव डीएनए आ जाता है, माइनर पीक में ज्यादा आ जाता है, थोड़ा बहुत इसके अंदर मिलता है। अब बच्चों यहां पर इन पिक्स को आप देखोगे, इन पिक्स को, तो ये पिक देखने में ऐसे लगते हैं जैसे छोटे छोटे से सैटेलाइट बना रखे, लग रहा है ना, एक बड़ा टावर है, छोटा टावर है, तो ये टावर जैसे सैटेलाइट जैसे दिखाई देते हैं। इसलिए इस रिपीटेटिव डीएनए का दूसरा नाम दिया गया सैटेलाइट डीएनए। क्या नाम दिया गया, सैटेलाइट डीएनए, क्योंकि इस टाइम ये सैटेलाइट जैसे अपीयर होते हैं, इसलिए इसको सैटेलाइटिक डीएनए कहा जाता है। जो बात यहां समझाएगी, क्लियर हुई सबको अच्छे से। मेरा क्वेश्चन, माइनर पीक में क्वेश्चन यही आएगा, माइनर पीक में कौन सा डीएनए होता है, तो क्या आंसर दोगे, रिपीटेटिव डीएनए होता है। या क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, रिपीटेटिव डीएनए की वजह से मुख्यतः कौन सा पीक बनता है, तो माइनर पीक बनता है, और बाकी जो बचा डीएनए था उन सबसे मिलकर फिर ये मेजर पीक बनता है। तो किससे मेजर बना, किससे माइनर बना, यह क्लियर हुआ। अच्छा, अगर इन डीएनए को यहां से बाहर निकाल लो, ये डीएनए बाहर निकल जाए, तो मतलब एक तरह से रिपीटेटिव डीएनए बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आप रिपीटेटिव डीएनए को बाहर भी कर सकते हैं। ये जितनी बातें समझाई, ये डायग्राम सब आपको नोट करके रखना है, बिल्कुल ये पूरा डायग्राम आप अच्छे से नोट भी करिएगा। ये एनसीईआरटी में दिया है, तो आप लोगों को डायग्राम समझ के ही वो चीज़ आपको क्लियर होगी। एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं बना रखा है, लेकिन आप डायग्राम बना के रखोगे तो ये चीज़ आपको समझना आसान हो जाएगी। एक बात अभी तक मैंने आपको क्लियर कर दी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पूरा डीएनए चेक नहीं होता है, इसके अंदर चेक किया जाता है केवल और केवल रिपीटेटिव डीएनए को। और रिपीटेटिव डीएनए इसलिए वेरी करते हैं, इसलिए चेक करते हैं क्योंकि ये उच्च कोटि की बहुरूपता दर्शाता है। अब बच्चों, ये जो रिपीटेटिव या सैटेलाइट डीएनए होती है, इनके कुछ खास पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। सैटेलाइट डीएनए का सबसे पहला पॉइंट, सैटेलाइट डीएनए का पहला पॉइंट, घनत्व प्रवणता उपकेंद्रन से अधिकांश रिपीटेटिव डीएनए सैटेलाइट के रूप में दिखते हैं, इसीलिए इनको सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। क्यों इनको सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है? हाँ, क्योंकि ये दिखाई ही सैटेलाइट के जैसे थे, देखे ना, वो छोटे छोटे टावर जैसे दिख रहे थे, तो इसलिए इनको सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। सैटेलाइट डीएनए की खास बात, यह डीएनए किसी भी प्रोटीन का कूटलेखन नहीं करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसी भी प्रोटीन का निर्माण नहीं करते। याद करो, ये सब नॉन कोडिंग पार्ट है। अरे रिपीटेटिव डीएनए कोडिंग तो है नहीं, नॉन कोडिंग है, और नॉन कोडिंग है तो ये कोई भी प्रोटीन नहीं बनाते। इसके अंदर कितना भी म्यूटेशन भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कोई प्रोटीन नहीं बनाता है, तो किसी भी प्रोटीन का निर्माण नहीं करते। ये मानव जीनोम का एक बहुत बड़ा भाग है, मतलब अपने डीएनए में काफी अमाउंट में रिपीटेटिव डीएनए को देखा जाता है। अपने डीएनए में ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा रिपीटेटिव डीएनए होगा, काफी बल्क अमाउंट में रिपीटेटिव डीएनए बनता है। रिपीटेटिव डीएनए उच्च कोटि की बहुरूपता दर्शाते, मतलब मेरा रिपीटेटिव डीएनए आपका रिपीटेटिव डीएनए वेरी करता है। यह उच्च कोटि की क्या दर्शाता है? बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म दर्शाता है। सबसे खास बात, यह एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति के समजात गुणसूत्रों में भी बहुरूपता दर्शाते, मतलब एक ही व्यक्ति के जो समजात गुणसूत्र होते हैं 1-1 टाइप के, उनमें भी बहुरूपता दर्शाते हैं। रीजन आप बताओ, समजात गुणसूत्रों में क्यों डिफरेंस दर्शाते हैं? यस, इसलिए बहुरूपता दर्शाते हैं क्योंकि समजात जोड़े में एक गुणसूत्र पिता से और दूसरा गुणसूत्र माता से आता है। अरे एक पिता से आया है, एक माता से आया है, तो इनमें तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक ही व्यक्ति के समजात गुणसूत्रों में भी बहुरूपता दर्शाते हैं, क्योंकि एक पिता से आता है, एक माता से आता है, तो इस वजह से इनमें भी डिफरेंस आ सकता है। क्लियर? अच्छा,
यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार बनता है। यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुरूपता दर्शाता है। जनसंख्या में तो दर्शाता ही है, समष्टि में तो दर्शाता ही है, एक ही व्यक्ति के होमोलोगस में भी दर्शा देता है। यह जो सेटेलाइट डीएनए होता है 4 घटकों के संयोजन, मतलब एटी की मात्रा ज़्यादा है या जीसी की मात्रा ज़्यादा है, उस आधार पर 4 घटकों के संयोजन, खंडों की लंबाई मतलब रिपीटेटिव डीएनए कितनी बार है, पुनरावृत खंडों की संख्या के आधार पर मतलब वो कितनी बार रिपीट होता है। सेटेलाइट डीएनए को कई श्रेणियों में विभक्त किया गया है, उनमें से 2 श्रेणियां सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसमें पहली आती है माइक्रो सैटेलाइट और दूसरी आती है मिनी सैटेलाइट। तो माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट ये इसके 2 फॉर्म होते हैं। एक बार फिर समझिएगा क्या कहा मैंने। 4 घटकों के अनुक्रम मतलब एटी रीच है या जीसी रीच है, रिपीटेटिव डीएनए कितनी बार हो रहा है, इस आधार पर सैटेलाइट की भी फिर कैटेगरी की गई, कई कैटेगरी में डिवाइड की गई, लेकिन 2 कैटेगरी मेन है। एक तो होता है माइक्रो सैटेलाइट और दूसरा होता है मिनी सैटेलाइट। तो माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। अब ये माइक्रो और मिनी सैटेलाइट किसको कहा जाता है, इन चीज़ों को भी हम समझें कि माइक्रो सैटेलाइट क्या होता है, मिनी सैटेलाइट क्या होता है। ध्यान से आप इसको समझिएगा। माइक्रो सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट उसको कहा जाता है जिसमें पुनरावृत्ति 1 से 6 बेस पेयर की होती है। 1 से 6 बेस पेयर का रिपीटेशन हो तो उसको कहा जाता है माइक्रो सैटेलाइट। इन्हें एसएसआर भी कहा जाता है। एसएसआर का फुल फॉर्म होता है सिंपल सीक्वेंस रिपीट। छोटी छोटी सीक्वेंस का रिपीट होना उसको हम एसएसआर कहते हैं। आप क्या करो बच्चों, इन पॉइंट को पहले लिख लो जो मैं अभी बता रहा हूं, फिर इनको एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो पहले इनको नोट कर लीजिएगा आप। मिनी सैटेलाइट, इसके पॉइंट भी पहले नोट कर लो। इसमें पुनरावृत्ति 11 से 60 बेस पेयर की होती है, जैसे वहां 1 से 6 थी, यहां 11 से 60 की होती है। इन्हें वीएनटीआर कहा जाता है। वीएनटीआर मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। टैंडम का मतलब होता है सतत, लगातार, तो वेरिएबल नंबर की सतत रिपीट, तो इन्हें वीएनटीआर भी कहते हैं। वीएनटीआर की आकार या वीएनटीआर की साइज 0.1 से 20 केबी, के का मतलब होता है किलो, किलो बेस साइज की होता है। तो ये वीएनटीआर की साइज इंपॉर्टेंट, अपनी एनसीईआरटी में दे रखी है साइज। अच्छा, वीएनटीआर के अंत में पैलिंड्रोमिक क्रम पाया जाता है। याद करो पैलिंड्रोमिक, बहुत पहले मैंने आपको बताया था, दोनों दिशाओं से पढ़ने पर समान आए, उल्टा सीधा एक समान, कुछ याद है ऐसा, उसको हम पैलिंड्रोमिक क्रम कहते हैं। एक और खास पॉइंट, वीएनटीआर की पुनरावृत्त संख्या रिपीटेशन नंबर समजात गुणसूत्रों में भिन्न होती है। अरे समजात गुणसूत्रों में भी वेरी करता है, क्योंकि एक वन पिता से आया, एक वन माता से आया, तो डिफरेंस तो आता ही है। अतः सभी मनुष्यों का डीएनए थोड़ा भिन्न होता है, डिफरेंस तो होता ही है, केवल मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़कर। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबका डीएनए कहीं ना कहीं डिफरेंट है। मतलब मेरा डीएनए आपके डीएनए में ये वीएनटीआर रिपीटेटिव डीएनए वेरी करता है, केवल मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़कर। और उन्हें छोड़कर क्यों, ये बातें अब मैं आपको समझाता हूं। तो अभी तो आपने ये पॉइंट लिख लिए होंगे, अब पहले इन सबको मीनिंग अच्छे से क्लियर करें। माइक्रोस को कहते हैं जिसमें 1 से 6 बेस पेयर की रिपीटेशन हो। इसको ऐसे समझो आप, मैंने एक सीक्वेंस लिखी ATGC, पहले बताओ कितने बेस पेयर हैं, सबको आना चाहिए, वेरी गुड, 4। अरे 1 2 3 4, 4 नाइट्रोजन बेस है, ये 4 है। फिर मैंने यहां लिखा ATGC, कितने हैं, 4। तो यहां पर ये 4 है, फिर 4 है, यहां बच्चों फिर से यही ATGC मतलब 4 है। तो ये ATGC 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 रिपीट हो रहा है, 4 वाला रिपीट हो रहा है। अब बताओ 4 11 से 60 के बीच में आएगा या 1 से 6, मुझे इतना बताओ अब तो, किसके बीच में आएगा। अरे 1 से 6 के बीच में तो 4 आता होगा, 1 2 3 4, तो 4 1 से 6 के बीच में आएगा। यानी यहां पर 4 का रिपीटेशन हो रहा है, 1 से 6 के बीच वाली संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं माइक्रो सैटेलाइट। मतलब ये जो मैंने आपके सामने बना रखा है, ये एक तरह का माइक्रो सैटेलाइट ही है। अच्छा, इसमें 4 बेस पेयर की रिपीटेशन होगी, 5 की होगी, छोटी सीक्वेंस रिपीट होगी, बड़ी नहीं। अरे 1 2 3 4 5 6 तक की तो हो रही है, छोटी छोटी सीक्वेंस रिपीट होती है। छोटी के लिए हम लिख सकते हैं सिंपल, तो यहां पर सिंपल सीक्वेंस का बार बार रिपीट होता है, इसीलिए इनको सिंपल सीक्वेंस रिपीट के नाम से लिखा जाता है। शॉर्ट में इनको एसएसआर कह देते हैं। एसएसआर का मतलब सिंपल सीक्वेंस का रिपीट होना, इसी को हम एसएसआर सिंपल सीक्वेंस रिपीट के नाम से जानते हैं। बात समझ में। अच्छा, ये क्या होता है ये तो हमने क्लियर किया। सिंपल सीक्वेंस क्यों कहा, छोटी सीक्वेंस रिपीट होती है। मिनी सैटेलाइट में 11 से 60 बेस पेयर की रिपीटेशन होती है। इसको बच्चों आप ऐसे समझ सकते हो, ये मैंने एक सीक्वेंस लिखी,
यहां लिखा GCC डैश 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 80, इस तरह से क्यों लिखा? समझाने के लिए लिया कि ये 20 बेस पेयर है। कितने बच्चों? 20। फिर से यहां पे लिखा GCC 80, ये भी कितने हो गए? 20। अब बताओ 20 वाला का रिपीटेशन हो रहा है, 20 किसके बीच में आएगा? 1 से 6 या 16 से 60? हाँ, सभी जवाब दे सकते हैं। 16 से 60 के बीच में आएगा। यहां पर 11 से 60 के बीच में आएगा, और 11 से 60 के बीच में आ रहा है। अरे इसके बीच में तो 20 आएगा। तो यानी ये जो क्रम आपके सामने लिखा है, ये एक तरह का मिनी सैटेलाइट है। अरे छोटी सीक्वेंस रिपीट हो तो माइक्रो, और बड़ी हो तो मिनी कह देते। अरे बात समझ में? यहां पे फिर से मैंने लिखा, ये 20 फिर से रिपीट हो गए, तो यहां 20-20 का रिपीटेशन हो रहा है। अब एक बार ध्यान से बताओ, यहां कितनी बार रिपीट हो रहा है? गिनो। 20 पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, मतलब ये 3 बार रिपीट हुआ। मतलब यहां मैं कह सकता हूं कि यहां पर 3 टाइम्स, 3 बार रिपीटेशन हुआ। 20-20 का 3 बार रिपीटेशन हुआ। अरे कुछ समझ में आ रहा है? अब मैंने फिर से वही क्रम लिखा, यही क्रम फिर से लिखा, GCC डैश 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 80, ये 20 वाला, और फिर यहां पर यही 20 वाला। अब बताओ, 1 बार, 2 बार, तो यहां 2 बार रिपीट हुआ। बताओ इसमें कितनी बार है? 3 बार। इसमें कितनी बार है? 2 बार। दोनों जगह क्रम वही है। पॉइंट को सुनने की कोशिश करना, दोनों जगह क्रम वही है। जो सीक्वेंस यहां है वही यहां है, बस दोनों में रिपीटेशन नंबर वेरी कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, दोनों में रिपीटेशन नंबर, पुनरावृत क्रम वेरी कर रहा है। इसमें 3 बार रिपीट कर रहा है, इसमें 2 बार कर रहा है, तो रिपीटेशन नंबर वेरी करता है। यह बात आप दिमाग में बिठाओ। हम सबके अंदर सीक्वेंस समान है। अगर यह सीक्वेंस मेरे क्रोमोसोम पे है तो यह आपके क्रोमोसोम पे भी है। हम सबके अंदर सीक्वेंस समान है। यह सीक्वेंस मेरे अंदर है तो यह हम सबके अंदर है, सबके क्रोमोसोम के अंदर है। बस इसका रिपीटेशन नंबर वेरी करता है। किसी में यह 3 बार रिपीट है, किसी में 2 बार है, किसी में 50 बार है, किसी में 100 बार है। मतलब यह रिपीटेशन नंबर वेरी करता रहता है। बात समझ में? तो यह रिपीटेशन नंबर वेरी करता है। तो यहां पर नंबर फिक्स होता है या वेरिएबल? रिपीटेशन नंबर वेरी करता है, 3 बार, 2 बार, 50 बार, तो ये वेरिएबल नंबर होते हैं। रिपीटेशन नंबर वेरी करता है, मतलब इसको क्या कहा जाता है? वेरिएबल नंबर। लेकिन खास बात, एक बार शुरू हो गया तो लगातार है, एक बार शुरू हो गया तो लगातार है। एक बार यहां शुरू हो गया तो फिर ये लगातार चलता जाएगा, चाहे ये लगातार चलता गया 50 बार भी हो सकता है। तो ये लगातार चलता जा रहा है, सतत चलता जा रहा है। तो वेरिएबल नंबर 3 बार, 2 बार, 50 बार अलग अलग है। तो वेरिएबल नंबर की सतत रिपीट होती है, इसलिए इसका नाम दिया गया VNTR। क्यों कहा VNTR? एक बार फिर सुन लो क्यों कहा। पहले तो बताओ, एक एक करके समझते हैं। वेरिएबल नंबर क्यों कहा, आप ही बोलो। हाँ, रिपीटेशन नंबर वेरी करता है। किसी में 3 बार, 2 बार, 50 बार, अरे नंबर वेरी कर रहा है तो वेरिएबल नंबर। लेकिन एक बार शुरू हो जाए तो लगातार, 50 से तो 50 लगातार चलता जाएगा। तो वेरिएबल नंबर की सतत रिपीट होती है, लगातार रिपीट होती है, इसीलिए इसको वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, टेंडम का मतलब सतत रिपीट होता है। जो बात समझे, क्लियर हुई? VNTR की साइज 0.1 से लेकर 20 KB के बीच में होती है, मतलब यह भी आपको ध्यान रखना है। VNTR के अंत में पैलिंड्रोमिक, मतलब जहां यह VNTR शुरू होता है, जहां यह खत्म होता है, दोनों अंत में पैलिंड्रोमिक क्रम पाया जाता है। पैलिंड्रोमिक मतलब जो उल्टा सीधा एक समान होता है, उसी को हम पैलिंड्रोमिक क्रम कहते हैं। जो बातें ये मिनी सैटेलाइट की मैंने आपको बताई है, इन्हीं बातों को और डिटेल में आपको मैं समझाता हूं। क्रोमोसोम पे इसको समझाते हैं। ये बच्चों आपके सामने मैंने क्रोमोसोम बनाए, दोनों ही क्रोमोसोम होमोलोगस है। ये समजात गुणसूत्र है। ये क्रोमोसोम मान लो 1 है तो ये भी 1 ही है। 1 मतलब समजात गुणसूत्र होते हैं। इन समजात गुणसूत्र, ये समजात गुणसूत्र है। इन समजात गुणसूत्रों पे यहां पर कोई रिपीट हुआ और समझाने के लिए कि 1, 2, 3 बार, मतलब कोई संख्या रिपीट हुई कितनी बार? 3 बार। अब इस समजात गुणसूत्र पे जब चेक किया गया तो ये 5 बार है। समजात गुणसूत्रों पे भी 3 बार, 5 बार रिपीटेशन नंबर सेम आ रहा है या अलग आ रहा है? अलग आ रहा है। क्यों? रीजन बताओ मुझे क्यों? क्योंकि एक 1 फादर से आया है, एक 1 मदर से आया है, तो समजात गुणसूत्रों में भी डिफरेंस तो आ सकता है। अरे इसमें 3 बार रिपीट है, इसमें 5 बार, तो रिपीटेटिव डीएनए समजात गुणसूत्रों में भी वेरी करता है। अच्छा, इन्हीं को और अच्छे समझाने के लिए यहां बना दिया, और इसके जो क्रोमोसोम थे इनको बनाने के लिए यहां बना दिया। अब ध्यान समझो, ये जो 3 में से एक लाइन है, एक लाइन जो होती है जो डार्क कलर की दिख रही है, उसका क्रम ये है ATA डैश डैश डैश। ये जो है ना, इसका क्रम मान लीजिए ये है ATA डैश डैश।
फिर ये दूसरे वाले का क्रम ये है, तीसरे वाले का क्रम ये है। बताओ ये सीक्वेंस यहां एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार रिपीट हुआ? बोलो बच्चों। हाँ, यहां पे जब बोलोगे तभी समझ में अच्छा आएगा। कितनी बार रिपीट हुआ? वेरी गुड, 3 बार। इसमें तो यहां 3 बार रिपीट हुआ। अब यहां देखो, यहां पर जो क्रम है, क्रम तो वही है। इधर ATA-CA है तो इधर भी ATA-CA है, मतलब इस गुणसूत्र पर भी क्रम तो वही है, क्रम तो वही है, लेकिन यहां रिपीटेशन नंबर 1 2 3 4 5 बार है। अरे बात समझ में? तो मेरा क्वेश्चन, इन दोनों क्रोमोसोम पे रिपीटेशन का क्रम कैसा है, सीक्वेंस कैसी है? सीक्वेंस तो दोनों पे समान है, रिपीटेशन नंबर वेरी कर रहा है। यहां 3 बार रिपीटेशन नंबर है, यहां 5 बार है, मतलब रिपीटेशन नंबर वेरी करता है। एक बार फिर सुन लो, दोनों पे क्रम समान, रिपीटेशन नंबर वेरी करता है। अगर ये क्रम मेरे क्रोमोसोम पे है तो ये आपके इसमें भी है, ये सबके इसमें, मेरे आपके नहीं, सबके इसमें। बस सब में क्या वेरी कर रहा है? हाँ, ये रिपीटेशन नंबर वेरी कर रहा है। किसी में 3 बार, किसी में 5 बार, किसी में 50 बार, 100 बार, 200 बार, ये क्रम यहां पे वेरी करता रहता है। क्लियर? अच्छा, समझाने के लिए ले लिया कि ये 40 बेस पेयर है, समझाने के यहां पे ले लिया कि ये 40 है, तो ये भी 40, ये भी 40। इधर ले लेते हैं, ये 40, ये 40, ये 40, ये 40, ये 40। अब इस VNTR की साइज निकाले और इन VNTR की साइज निकाले, तो इन VNTR की साइज आपको अलग अलग दिख रही है। ये छोटी साइज का है, ये बड़ी साइज का है, और भी बड़ी साइज के हो सकते हैं। अगर इनकी साइज निकाले जाए तो VNTR की साइज 0.1 KB से लेकर 20 KB तक हो सकती है। VNTR की साइज 0.1 KB से 20 KB तक हो सकती है। अच्छा, यहां K का मतलब क्या होता है बच्चों? किलो। किलो का मतलब होता है 1000, तो 0.1 गुणा 1000, मतलब एक तरह से हो गया 100, और 20 इंटू 1000 तो ये 20,000। यानी VNTR की साइज 100 से लेके 20,000 बेसिस की हो सकती है। कहां से लेके कहां तक? 100 से लेके 20,000 बेसिस की ये साइज हो सकती है। जैसे समझो 40 40 40, कितना हो गया गिनो? 40 और 40 80, फिर 40, मतलब ये VNTR 120 की साइज का है। सिखाने के लिए कितने की साइज का है? 120। इसकी संख्या निकालो, 40 प्लस 40, 80 प्लस 40, 120 प्लस 40, 160 प्लस 40, 200, मतलब ये 200 की साइज का है। ये VNTR 120 की साइज का है, ये 200 की साइज का है। ऐसे हम चलते जाए तो ये 20,000 तक हो सकते हैं। मतलब VNTR कोई छोटे नहीं, काफी बड़े बड़े भी होते हैं। ये सिखाने के लिए मैंने छोटे बनाए, लेकिन ऐसे हम चलते जाए तो बहुत बड़े बड़े भी साइज के हो सकते हैं, क्योंकि ये तो कई बार रिपीट हो सकता है। जितनी बार रिपीट होता जाएगा साइज उतनी बड़ी होती जाएगी। आप लोगों को ये साइज याद रखना है, आपके NCERT में दे रखी है, तो आप अच्छे से ध्यान रखो। VNTR की साइज 0.1 KB से लेके 20 KB होती है। जहां पे बच्चों ये VNTR शुरू होता है और जहां खत्म होता है, इसके दोनों साइड पर इधर भी और इधर भी ऐसे पैलिंड्रोमिक क्रम पाया जाता है। कौन सा क्रम? पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक क्रम उसको कहा जाता है जो कि उल्टा सीधा एक समान है, दोनों दिशाओं से पढ़ने पर एक जैसा है, उसको पैलिंड्रोमिक क्रम कहते हैं। तो इधर इधर दोनों साइड पर कौन सा क्रम पाया जाता है? पैलिंड्रोमिक। सिमिलरली यहां पर और यहां पर यह जो क्रम पाया जाएगा ये भी कौन सा होगा? पैलिंड्रोमिक। तो अंतिम सिरों पर ऐसे पैलिंड्रोमिक क्रम पाया जाता है। अब बच्चों यहां पर जो VNTR है, इस VNTR को काटने के लिए यहां से इसको काटा जाता है, यहां से इसको काटा जाएगा, मतलब यहां से और यहां से इसको काटा जाएगा। और इसको काटने के लिए एक एंजाइम काम आएगा, प्रतिबंधन एंजाइम, शॉर्ट में RE। पूरा नाम बोलो इंग्लिश में। हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हिंदी में इसको प्रतिबंधन एंजाइम कह देते हैं, इंग्लिश में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसको काटेगा, जैसे यहां से और यहां से काटेंगे। एक बार फिर सुनना, कहां से? यहां से काटा, यहां से काटा, और जैसे यहां से काटेंगे ये टुकड़ा यहां से ऐसे बाहर निकल आएगा। अरे ये कटेगा तो बाहर आ जाएगा, और ये जो बाहर निकला है इसी को कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। क्या कहेंगे? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट, क्योंकि RE ने काटा है। अरे RE रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने काटा तो इसको रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट कह दिया। सेम एज इसको काटना है, यहां से काटेंगे और यहां से काटेंगे, और काटने वाला कौन होता है? एंजाइम का नाम वही RE। तो प्रतिबंधन एंजाइम शॉर्ट में लिखे तो RE ने इसको काटा, और जैसे RE ने काटा तो ये इतना बड़ा टुकड़ा यहां बाहर निकल जाएगा, ये टुकड़ा बाहर हो गया, और इसको भी नाम दे दिया रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। अब ध्यान से देखो, ये भी रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट है, ये भी रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट है। दोनों फ्रैगमेंट की लंबाई चेक करो।
इसकी लंबाई देखो और इसकी लंबाई देखो, लंबाई समान है या अलग अलग है? क्वेश्चन, समान या अलग? अलग अलग है। ये छोटी साइज का है, ये बड़ी साइज का है, क्योंकि यहां 3 बार रिपीट है, यहां 5 बार रिपीट है। तो बताओ, दोनों रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लंबाई अलग अलग है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएशन। तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लंबाई वेरी कर रही है, तो इसीलिए कहा गया रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, और इसी को शॉर्ट में लिख देते हैं आरएफएलपी। आरएफएलपी का फुल फॉर्म बताओ सभी, नई टर्म आई हमारे लिए। आरएफएलपी क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लंबाई अलग अलग साइज की होती है, और अलग अलग साइज की है तो इसी को रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आरएफएलपी के नाम से लिखा जाता है। क्लियर? अब समझो, ये तो थे वीएनटीआर, आरई ने काटा, फ्रेगमेंट बने, और इन्हीं फ्रेगमेंट को कह दिया जाता है आरएफएलपी। मतलब ये आरएफएलपी है, ये आरएफएलपी, क्योंकि लेंथ वेरी कर रही है। जो बात यहां समझाई गई, अब समराइज कर रहा हूं, ढंग सुनना। 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, पढ़ा चुका हूं मैं भी, माइक्रो और मिनी। छोटी सीक्वेंस रिपीट हो तो उसको माइक्रो कहते हैं, जिसको एसएसआर भी कहते हैं। थोड़ी बड़ी सीक्वेंस रिपीट हो तो उसको मिनी सैटेलाइट कहते हैं, जिसको वीएनटीआर के नाम से भी लिखा जाता है। वीएनटीआर की साइज 0.1 से 20 केबी के बीच में। हम सबके अंदर सीक्वेंस तो समान है, क्रम तो समान है, लेकिन रिपीटेशन नंबर वेरी करता है। किसी में 3 बार रिपीट है, किसी में 5 बार, किसी में 50 बार, किसी में 100 बार, रिपीटेशन नंबर वेरी करता है। तो जब इसको काटते हैं तो यहां जो फ्रेगमेंट बनेगा लंबाई अलग अलग होगी, और इन्हीं लंबाई को कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म आरएफएलपी। जो बातें यहां समझाई गई ये सब आपको अच्छे से आनी चाहिए, और ये डायग्राम बना के रखो, डायग्राम से ये चीजें अच्छे समझ में आती है। अच्छा, इन चीजों को और अच्छे से आपको क्लियर करते हैं। समझाने के लिए बच्चों, ये पर्सन 1 है, बहुत ध्यान सुनना। अब पर्सन 1 के ये क्रोमोसोम होमोलोगस है, जैसे ये 1 है, ये 1 है, ये दोनों भी होमोलोगस है। इसको यहां पे नाम दे देता हूं कि ये नंबर 2 है, ये 2 है। 1 1 समझाते, 2 2 समझाते। अब इसमें रिपीटेशन नंबर यहां 11 बार है, हो सकता है। इसके अंदर बताना, सीक्वेंस तो वही होगी, लेकिन रिपीटेशन नंबर यहां 8 बार है। अरे समझात में भी रिपीटेशन नंबर वेरी कर रही है। अच्छा, इसके अंदर रिपीटेशन केवल 2 बार, ये भी हो सकता है। इसके अंदर रिपीटेशन 4 बार है, मतलब रिपीटेशन नंबर यहां पर अलग अलग हो रही। ये किसका है? पर्सन 1 का। बात समझ में? यहां पे बच्चों अब इनको काटा जाए, जब इसको यहां से लेके और यहां से काटेंगे तो ये यहां पर 11 बार रिपीट है, तो 11 का टुकड़ा आ गया। अरे आरई ने काटा तो ये 11 का टुकड़ा अलग हो जाएगा। इसको जब काटेंगे कितने का टुकड़ा बनेगा बोलो? 8 का। तो ये 8 का मतलब इससे थोड़ा सा छोटा टुकड़ा बन गया। 2 का मतलब बहुत छोटा टुकड़ा बन गया। ये यहां 4 का है तो इससे थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा बन गया। अब बताओ, ये आरई ने काटा, फ्रेगमेंट का नाम रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, ये भी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। इन सब की लंबाई समान आ रही है, अलग अलग। इन सब की लंबाई अलग अलग है, तो इन सबको मिला के आरएफएलपी कह देंगे, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि इनकी लंबाई लेंथ यहां पर वेरी कर रही है, तो इसको आरएफएलपी कह दिया। ये आरएफएलपी पर्सन 1 का है, यानी एक व्यक्ति में एक फ्रेगमेंट नहीं बनते, बहुत सारे बनते। मतलब मेरे डीएनए में आरई से कट करें तो ऐसे कई फ्रेगमेंट बनेंगे, ऐसे बहुत सारे फ्रेगमेंट बनेंगे, और उन्हीं सारे फ्रेगमेंट को मिला के मेरा आरएफएलपी कहा जाएगा। अब पर्सन 2 का आरएफएलपी लेते हैं। पर्सन 2 के ये क्रोमोसोम है। पहले मुझे बताओ, जो सीक्वेंस यहां है, सीक्वेंस तो यहां पर भी वेरी गुड सेम है। मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूं, सीक्वेंस तो यहां पर भी सेम है, रिपीटेशन नंबर वेरी कर गया। इस क्रोमोसोम पे 5 बार, यहां 6 बार, यहां 7 बार, यहां 4 बार वेरी कर रहा है। जब इसको काटेंगे, यहां से काटा, यहां से काटा, कितने का टुकड़ा? वेरी गुड 5 का। इसमें बोलो 6 का, इसमें बोलो 7 का, इसमें बोलो 4 का। अब बताओ, यहां पर ये जो फ्रेगमेंट है, इन फ्रेगमेंट को क्या कहते हैं? आरएफएलपी। इन फ्रेगमेंट को आरएफएलपी कहेंगे। ये आरएफएलपी व्यक्ति 1 के हैं, ये आरएफएलपी व्यक्ति 2 के हैं। दोनों को मैच करो, इसका आरएफएलपी, इसका आरएफएलपी समान आ रहा है या अलग आ रहा है? मुझे इसका आंसर दो। हाँ चेक करो, यहां 11 बार, 5 बार, अलग अलग ही तो आ रहा है बेटे। तो इन दोनों का आरएफएलपी भिन्न होता है। मतलब 2 व्यक्तियों का आरएफएलपी कभी भी सेम नहीं हो सकता, कभी भी सेम नहीं हो सकता, 100% सेम नहीं हो सकता। हाँ एक आध जगह सेम हो सकता है, 100% सेम नहीं हो सकता। जैसे आप देखो 4 बार 4 बार सेम आ रहा है, कुछ जगह 100% सेम नहीं हो सकता।
बात समझ में? मतलब मेरा RFLP आपके RFLP से मैच करे, कभी भी 100% मैच कर ही नहीं सकता, मैच ही नहीं कर सकता, 100% मैच नहीं कर सकता। ये एक ही केस में मैच कर सकता है, बोलो यस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के केस में। यहां पे ये बच्चों मोनोजाइगोटिक जुड़वा लिया। मोनोजाइगोटिक मतलब जिसमें एक ही बार फर्टिलाइजेशन हो, और फर्टिलाइजेशन एक ही बार है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जो क्रोमोसोम होते समान प्रकार के होते। अगर इस व्यक्ति का पर्सन 2 का मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो इसके अंदर ये क्रोमोसोम होंगे, और इसमें जो रिपीटेशन है सेम यहां पे भी वही होगा। मतलब वही 5 बारी होगा, 6 बारी होगा, 7 बारी होगा, 4 बारी होगा। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्रोमोसोम सेम होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वाले होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक ही बार होता है, और क्रोमोसोम सेम है तो रिपीटेशन नंबर भी सेम है। और जब यहां पे RFLP बनाएंगे तो 5, 6, 7, 4 बना। अब इसका RFLP देखो, इसका RFLP देखो, मैच करो, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 4, 4, तो यहां पर दोनों का RFLP समान आ रहा है। तो मोनोजाइगोटिक, इसका जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में RFLP हमेशा सेम आता है। और सेम क्यों आता है? क्योंकि मोनोजाइगोटिक व्यक्ति जो होते हैं उनमें क्रोमोसोम सेम टाइप के होते हैं, बिल्कुल 100% सेम होते हैं, इसीलिए RFLP पैटर्न इनका हमेशा सेम ही बनेगा। अरे बात समझ में? एक बार मैं फिर आपसे पूछता हूं, मेरा RFLP आपके RFLP से डिफरेंट है, लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विंस में चेक किया जाएगा तो समान आएगा, क्योंकि दोनों में समान प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। अच्छा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, 2 RFLP कब सेम हो सकते हैं? इसका RFLP इसका RFLP कब सेम हो सकते हैं? जब मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो। तो यही बात यहां में लिखता हूं मैं, 2 RFLP पैटर्न 2 स्थितियों में समान हो सकता है। पहला तो है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ये तो आप जानते ही है। एक और ट्विस्ट है, अब ये कब हो सकता है? ध्यान सुनना, एक केस में और सेम आ सकता है जब एक ही व्यक्ति के 2 भिन्न भिन्न कोशिकाओं से प्राप्त RFLP। समझने की कोशिश करना, मेरी राइट हैंड का RFLP बनाए और मेरी लेफ्ट हैंड का RFLP बनाए। अब बताओ, यहां पे जो क्रोमोसोम है, इधर के सेल में भी क्रोमोसोम तो वही है, तो दोनों सेल का RFLP तो सेम ही होगा। यानी एक ही व्यक्ति, जैसे ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति की राइट हैंड की सेल का यहां क्रोमोसोम बनाए, इस पे क्रोमोसोम में 11, 2, 6, 4 इस तरह के रिपीटेशन वाला है। तो बताओ, इस व्यक्ति की जब मैं लेफ्ट हैंड की सेल में चेक करूंगा, ये तो राइट हैंड की सेल में चेक किया, लेफ्ट हैंड में चेक करेंगे तो मेरा क्वेश्चन ढंग से सुनना, क्रोमोसोम अलग होंगे या सेम? हाँ, यहां क्रोमोसोम सेम ही होंगे, मतलब जो क्रोमोसोम यहां बैठे हैं वही क्रोमोसोम यहां बैठे हैं। अब अच्छा, यही नहीं, मैं इसकी लेग की सेल में आपसे पूछता, पांव में पूछता, तो यहां पे भी यही क्रोमोसोम होंगे। अरे एक व्यक्ति में ऐसा थोड़ी कि अलग अलग सेल में अलग अलग क्रोमोसोम होंगे, हर सेल में एक जैसे क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि वही तो बार बार डिवाइड होती रहती है। अब यहां पे RFLP बनाया जाए तो कितने का बनेगा? 11, 2, 6, 4, 11, 2, 6, 4, ये बन गया यहां पे RFLP। अच्छा, राइट हैंड का, अब बताओ, लेफ्ट हैंड में भी सेल तो वैसी की वैसी है, तो यहां पर भी देखा जाए तो 11, 2, 6, 4 मतलब RFLP वही बना। अब यहां का RFLP चेक किया जाए तो ये समान आता है। तो हमने क्या सीखा? यहां RFLP समान कब आया? जब एक ही व्यक्ति की अलग अलग कोशिकाओं से RFLP बनाया जाए तो सेम आता है। यानी 2 RFLP पैटर्न समान 2 स्थिति में हो रहे हैं। पहली स्थिति मोनोजाइगोटिक ट्विन से, और दूसरी स्थिति एक ही व्यक्ति की भिन्न भिन्न कोशिकाओं, भिन्न भिन्न उत्कों से बनाया जाए। यह पूछा जाता है, एक व्यक्ति के अलग अलग कोशिकाओं में बहुरूपता होती है या नहीं होती? नहीं होती, क्योंकि जो बहुरूपता यहां है वही यहां पे होती है, तो दोनों में सेम प्रकार की बहुरूपता देखी जाएगी। बात यहां पर समझ में बेटे? तो ये याद रखो, एक व्यक्ति के अलग अलग कोशिकाओं का RFLP सेम ही चलता है। एक यहां पर आपको मैं केस समझाता हूं। केस समझाने के लिए यहां पर क्या किया कि मान लीजिए यहां पर क्राइम हुआ, इस क्राइम वाली जगह से पुलिस को कोई सेल मिल गई। क्राइम मतलब जैसे कोई मर्डर हो गया, पुलिस को यहां पर कोई सेल एज ए एविडेंस की मिली, पुलिस वाले गए, उन्होंने वहां खोजबीन की तो एक सेल उनको मिल गई। अब उन्होंने इस सेल के यहां से क्रोमोसोम को बाहर निकाला, ये क्रोमोसोम बाहर निकाले, इनके अंदर रिपीटेशन नंबर 3 बार है, इन क्रोमोसोम पे 5 बार है, 4 बार है, 6 बार है, ऐसे यहां रिपीटेशन नंबर है 3, 5, 4 बार। ये कौन सी जगह का है? वेरी गुड, क्राइम। अब ये क्राइम वाली सेल, ये जो सेल मिली है, बात आती है सेल किसकी है? ये पुलिस वालों को नहीं पता। पुलिस वालों के लिए तो ये सेल अज्ञात है, क्योंकि ये तो क्राइम वाली जगह से उन्हें मिल गई है, एज एविडेंस की फॉर्म में मिली है। अच्छा,
ये अभी पुलिस वालों को नहीं पता कि ये सेल यहां पर किसकी छूट गई है, उन्हें नहीं पता है कि ये किसकी छुट्टी हुई है। अब उन्हें कुछ लोगों पर शंका हुई। अच्छा, उन्होंने जिन लोगों पर शंका हुई उनको बुलाया, जैसे उन्होंने सस्पेक्ट नंबर 1 को बुलाया, सस्पेक्ट 2, मतलब जिन पे उनको शंका थी, पुलिस वालों को शंका थी कि ये हो सकते हैं। अच्छा, इसके क्रोमोसोम को चेक किया गया और इसके क्रोमोसोम पर चेक किया तो 7 बार, 8 बार, 2 बार, 4 बार, ऐसा कुछ रिपीटेशन नंबर था। सस्पेक्ट नंबर 2 के क्रोमोसोम को देखा गया तो इसके अंदर 5 बार, 3 बार, 6 बार, 4 बार ऐसे रिपीटेशन नंबर थे। अब इनके डीएनए को लिया गया और वही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके फिर फाइनली जब आगे जाके चेक करते एक्स-रे फिल्म पे जब चेक किया गया तो समझाने के लिए, यहां बच्चों ये रिपीटेशन नंबर आप लोगों को मैंने समझाया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब करते हैं तो नीचे वाला फ्रेगमेंट सबसे वेरी गुड छोटा, ऊपर बड़ा, साइज के बेसिस पे अलग हो जाएंगे। अब यहां देखो, इसको जब यहां से काटेंगे कितने का टुकड़ा बनेगा बच्चों, बोलो। यहां से काटा गया और यहां से काटा गया तो कितने का टुकड़ा बना, 3 का। यहां पर इसके डीएनए को कट किया, यहां पर रखा और रन कराया, बताओ कितने का टुकड़ा बना, 3। तो ये 3 के सामने अरेंज हो गया, 3 वाला 3 के सामने अरेंज हुआ। अब बताओ ये कितने का है, 5, तो 5 के सामने अरेंज हो गया। ये कितने का है, 4, तो 4 के सामने अरेंज हो गया। ये कितने का है, 6, तो 6 के सामने अरेंज हो गया। ये 3 का टुकड़ा, 5 का टुकड़ा, ये आरएफएलपी तो है, तो ये क्राइम वाली जगह का आरएफएलपी है। बताओ किस जगह का, क्राइम वाली जगह का ये आरएफएलपी, ये आरएफएलपी बना दिया क्राइम वाली जगह का। अब सस्पेक्ट 1 इसका आरएफएलपी बनाते हैं, बताओ कितनी बार रिपीट हो रहा है, वेरी गुड 7 बार, तो 7 के सामने अरेंज हो गया, 7 के सामने अरेंज हो गया। कितनी बार, 8 बार, तो ये 8 के सामने अरेंज हो गया। कितनी बार, 2 बार, तो 2 के सामने अरेंज हो गया। कितनी बार, 4 बार, तो 4 के सामने अरेंज हो गया। अच्छा, ये आरएफएलपी किसका आ गया, यहां पे जो आरएफएलपी था, यहां बच्चों ये आरएफएलपी था, ये तो मान लीजिए क्राइम वाली जगह का, ये पर्सन 1 का। अब पर्सन 2 का भी बनाते हैं, 5 बार, 3 बार, 6 बार, 4 बार, तो ये अरेंज हो जाएगा, ये इस तरह से अरेंज हो गया। यहां 5 बार, 3 बार, 6 बार, 4 बार सब अरेंज हो गए, वही सेम अरेंज कर लेंगे। अब यहां पर क्या किया जाएगा, इस क्राइम वाली जगह का आरएफएलपी का पैटर्न पर्सन 1 और पर्सन 2 के साथ मैच करेंगे। सस्पेक्ट 1 सस्पेक्ट 2 के साथ मैच करते हैं। अब आप ही मैच करके बताओ किसके साथ मैचिंग हो रही है। हाँ मैच करो ऐसे, ये मैच किया गया, यहां तो नहीं हो रहा है लेकिन यहां मैच हो रहा है। अच्छा ये मैच करो, ये मैच कर रहे, मैच कर रहे, मैच कर रहे, यहां मैच हो रहा है। ये वाला तो सब में मैच हो गया, एक हाथ तो सब में मैच हो सकता है। ये मैच करो तो यहां पर मैच हो रहा है। तो मुझे बताओ जो हमें क्राइम वाली जगह से डीएनए मिला था, पर्सन 1 के साथ मैच हो रहा है या 2 के साथ, ज्यादा मैच किसके साथ हो रहा है, दो आंसर। हाँ, इस क्राइम वाली जगह का जो डीएनए था मैच किया गया तो सस्पेक्ट 2 के साथ अच्छे से मैच हो रहा है। किसके साथ, 2 के साथ। अच्छा, और देख भी रहो जो आरएफएलपी पैटर्न यहां है सेम यहां बना है, ये बिल्कुल समान ही बन रहा है। तो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं पता चला है कि सस्पेक्ट 2 ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, इस सस्पेक्ट 1 से तो कहते हैं कि हमसे गलती हो गई कि आपको बुलाया, परेशान किया, आप तो जाइए। पर्सन 1 को तो घर भेज देते, फिर पुलिस वाले पर्सन 2 को बुलाते हैं कि आ जाओ। फिर पर्सन 2 से आके सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, पर्सन 2 से इससे पूछा जाता है सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आपका कोई मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। इससे पूछेंगे सबसे पहले, क्या आपका कोई मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। इसने कहा मेरा कोई मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं है, तो उसी टाइम फिर इसको चाटा मारा जाएगा कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं है। तो हमें यहां वाला क्राइम वाला आरएफएलपी और यहां वाला आरएफएलपी सेम मिला। यह सेम 2 ही केस में मिल सकता था, या तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता या एक ही व्यक्ति की भिन्न भिन्न कोशिकाओं से बनाया गया। अब आपने कहा आपका मोनोजाइगोटिक ट्विंस तो नहीं है, यह आरएफएलपी तभी सेम हो सकता है जब यहां जो सेल छुटी है वो आपकी ही है। अरे यहां जो सेल छुटी है इस सस्पेक्ट नंबर 2 की छुट्टी होगी, तभी तो ये सेम बना है। तो फिर पर्सन नंबर 2 से अच्छे से पूछा जाएगा कि आपकी सेल यहां कैसे छूट गई, और आपकी जो सेल छुटी थी हमने ढूंढ ली है। तो फिर पर्सन नंबर 2 को बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाएगा कि आपने कैसे ये क्राइम किया था, और इस तरह से क्रिमिनल की पहचान करते हैं। तो मुझे बताओ, यहां हम पूरा डीएनए चेक नहीं कर रहे, ये जो आरएफएलपी पैटर्न होते इनको मैच किया जाता है। और 100% मैंने कहा ना 2 ही जगह मैच हो सकते हैं, या तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो या एक ही व्यक्ति की अलग अलग कोशिकाओं से बनाया गया। और यहां मैच हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये आरएफएलपी सेम तभी आ सकता है जब ये सेल पर्सन 2 की ही हो, मतलब पर्सन 2 की सेल वहां छूट गई थी जिसको पुलिस वालों ने ढूंढ लिया था। तो इस तरह से क्रिमिनल्स की पहचान करते हैं। मैंने अभी आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या सिद्धांत होता है इतनी देर से वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैंने इसमें जो जो समझाया उस पर क्या क्वेश्चन बनते हैं फटाफट सुनते जाना।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पूरा डीएनए चेक करते हैं? नहीं, हम इंटरेस्टेड रिपीटेटिव डीएनए में है। रिपीटेटिव डीएनए में क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा उच्च कोटि की बहुरूपता दर्शाते हैं, मतलब ये वेरिएशन दर्शाते हैं। एक और क्वेश्चन, इसी रिपीटेटिव डीएनए को जब वही पीक बना के देखा था तो माइनर पीक में आया था, सैटेलाइट के रूप में दिखाया था, इसलिए इसका नाम सैटेलाइट डीएनए। दो प्रकार के, माइक्रो और मिनी। मिनी सैटेलाइट का उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है वीएनटीआर। वीएनटीआर मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। अच्छा, ये जो रिपीटेटिव डीएनए होते किसी भी प्रोटीन का कुठलेखन नहीं करते, इससे कोई प्रोटीन नहीं बनता है। हम सबके अंदर सीक्वेंस समान है। जो सीक्वेंस मेरे डीएनए पे है, आपके डीएनए पे भी वही सीक्वेंस है, पुनरावृत्त सीक्वेंस भी वही है, लेकिन उसका रिपीटेशन नंबर वेरी करता है। किसी में 5 बार, किसी में 10 बार, किसी में 50 बार, किसी में 100 बार, 200 बार। ये रिपीटेशन नंबर वेरी करता है, तो आरएफएलपी अलग अलग बनते हैं, और आरएफएलपी अलग बनते हैं, फिर उसको मैच करते हैं। और मैच दो ही केस में 100% हो सकता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस या एक ही व्यक्ति की अलग अलग सेल का बनाया हुआ आरएफएलपी। तो क्या हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में प्रिंसिपल क्या होता है ये सीखा। अब इसका प्रोसीजर कैसे होता है वो और इंटरेस्टिंग है, और अच्छे से क्लियर आपको प्रोसीजर में और अच्छे से होगा, उसको हम अगली क्लास में लेंगे। तो प्रोसीजर के लिए बने रहिए अगली क्लास तक। तो ये बच्चों आज तक हमने सीखा है, प्रोसीजर हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।